इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनटीए सीयूईटी फिजिक्स सॉल्यूशन 2023 एंड दिस इज पार्ट 3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियोएक्टिव स्पेसिमेन आर 5 ईयर्स एंड 10.5 ईयर। तो पूछा है कि उनका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा। तो जो हाफ लाइफ है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 अपॉन में लैम्डा, अपॉन में लैम्डा मतलब जो इनका डीके कांस्टेंट होता है। तो जो टाइम है हाफ लाइफ वो इनवर्सली लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि T1 अपॉन T2 इक्वल होगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 के। ये टी क्या है हाफ लाइफ। और क्योंकि हमें लैम्डा 1 और अदर रेशो में निकालना लैम्डा 1 का लैम्डा 2 से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर होगा T2 अपॉन में T1। अब T2 है 7.5 और T1 है 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 75/50 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 0 यहाँ जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 25 × 3 होता है 75 अपॉन में 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए 3/2। क्वेश्चन नंबर 22, अ पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड। जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो वहां पर हम पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ब्रिज वेव रेक्टिफायर भी होता है। तो टू कन्वर्ट डीसी इंटू एसी नहीं, टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी बिल्कुल सही है। टू डिक्रीज द एम्पलीट्यूड, टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी नहीं। तो इसमें 22 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि रेक्टिफायर की तरह यूज किया होता है। रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन डायोड यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि ससेप्टिबिलिटी -0.5 किसके लिए होगी। तो मैं आपको बता दूं ससेप्टिबिलिटी अगर मान लीजिए 1 से बहुत ज़्यादा है तो वो होती है फेरो के लिए, और अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू मान लीजिए बहुत कम है और 1 से पॉजिटिव है तो वो होगी पैरामैग्नेटिक्स के लिए, और ससेप्टिबिलिटी अगर नेगेटिव आ रही है तो वो होगी डायमैग्नेटिक्स के लिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव किसके लिए होगी, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन बी डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि आपको एक मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन न्यूक्लियस के लिए इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। देखो जनरली जो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एम इक्वल टू होता है, सॉरी जो एनर्जी होता है वो होता है E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू में सी का स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी। और अगर मास एमयू में दिया हुआ तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 931 में। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट हम निकालते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है तो उसमें हम लिखते हैं मास ऑफ, जैसे मान लीजिए ZX है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनका इंडिविजुअल मास हम लेंगे, Z रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन की Z में मल्टीप्लाई करो प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन लो, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है A-Z, तो A-Z यहाँ आ जाएगा। ये तो हो गया ईच, मतलब जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियंस है उनका मास ZMP प्लस A-Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में Z दिया है 7 और 16 - 8 करोगे तो Z की वैल्यू तो 8 है ही, साथ ही में A-Z की वैल्यू भी 8 ही आएगी। अब Z कितना 8, MP की वैल्यू कितनी है तो वो है 1.007, 1.00727। फिर A-Z 8 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है तो वो है 1.00866 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है 15.99, तो 15.99053, और ये यूनिट में है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में है। तो इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा एम अभी हम निकाल रहे हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे,
और अपॉन में ये आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में MeV अपॉन में C का स्क्वायर। तो हमें बेसिकली ये वैल्यू फाइंड करनी कि इसको मतलब ये कितना आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल्टा M इक्वल टू 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनका ईच का पोटेंशियल गिवन है। बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। वैसे मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV अपॉन में dr, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो मान लो हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरह से जो जा रहा है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स एक्सिस से 30 एंगल बना रहा है। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्विपोटेंशियल से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये होगी 90 डिग्री, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आप ये देखो कि एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। तो हो जाएगा 90 + 30, यानी कि 90 + 30 एंगल पर इंक्लाइन होगी। ये कितना आएगा 120 डिग्री। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 120 डिग्री आपको दिख रहा है, दैट विल बी योर आंसर। बट अगर आपको निकालना है मैग्नीट्यूड तो आप फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, E = V2 - V1 अपॉन में, यहाँ पर ये पोजीशन है 20 और 10, लेकिन इसको हम x कंपोनेंट लेंगे तो L2 - L1, और क्योंकि x कंपोनेंट लेना है तो वो हो जाएगा cos थीटा। यहाँ से हो जाएगा 40 - 30, क्योंकि ये इसका इसमें से हम डिफरेंस ले लें 40 - 30 अपॉन में 20, और एक माइनस साइन तो यहाँ पर रहता ही है, तो 20 - 10 और cos थीटा। तो यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। बट इतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये देखो कि एक्स एक्सिस के वो कितना एंगल बना रहे, तो वो सिंपली हमने फाइंड कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और यहाँ पर पोटेंशियल सरफेस जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहे, तो कुल एंगल हो गया 90 + 30 यानी कि 120। क्वेश्चन नंबर 26, when the electron in hydrogen atom jumps from second orbit to first orbit। देखो ऐसा होता है कि यहाँ पर होती है ग्राउंड स्टेट n = 1, ठीक है। इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट में n = 1 होता है। और when the ये हो गया n = 2, when the electron in hydrogen atom jumps from second orbit to first orbit, तो ये होगी आपका सेकेंड ऑर्बिट और ये होगी फर्स्ट ऑर्बिट। तो लेट यहाँ पर जो रेडिएशन हो रहा है तो उससे वेवलेंथ निकल रही लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज एमिटर। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो वेवलेंथ कितनी होगी बताना। कि मान लीजिए अब ये n = 3 से n = 1 में जा रहा है, तो अब वेवलेंथ मैंने मान ली लैम्डा डैश है, तो मुझे पता करना है कि लैम्डा डैश लैम्डा के टर्म में कितनी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लैम्डा के लिए फॉर्मूला होता है 1/λ = r इंटू में 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। n फाइनल मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, कौन से स्टेट में जा रहा है, और n इनिशियल मतलब वो कहाँ से जा रहा है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला फर्स्ट केस के लिए अप्लाई करूँ, रिलेटिव केस 1 है, जब ये ट्रांजिशन हो रहा है 2 से फर्स्ट में, तो 1/λ = हो जाएगा r 1/n फाइनल कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल कितना है तो वो 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/λ = r 1 - 1/4, या फिर 1/λ = r 3/4, ठीक है। अब यही केस हमारे पास लैम्डा 1/λ की वैल्यू है r 3/4। आप यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 4/3 इंटू में लैम्डा, ये होगी r की वैल्यू। अब सेकंड केस के लिए इस्तेमाल करते हैं जब 3 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर 1/λ डैश चलेगा, ये r 1/, ये हो गया यहाँ पर nf, और ये हो गया n इनिशियल, यानी कि 1 - 1/3 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं, तो 1/λ डैश r की वैल्यू कितनी है वो हम बाद में भी पुट करेंगे, पहले ये सोल्व कर लेते हैं। 1 - 1/3 3 × 9, सो इट विल बी इक्वल टू 9 - 1 मतलब 8/9 इंटू में r, ये क्या आ गया है 1/λ डैश, तो 1/λ डैश इक्वल टू 8/9। अब आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, जो हमें पता है 4/3 लैम्डा है, ठीक है।
अब यहाँ पर 1/λ डैश इक्वल टू 8 इंटू 4 32 32 9 टू 3 27। तो इसको रेसिप्रोकल करें तो 27/32 इंटू में लैम्डा। तो जो न्यू वेवलेंथ होगी वो हो जाएगी 27/32 इंटू में लैम्डा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कोयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कोयल। तो स्टेटमेंट सही है। अगर मान लीजिए एक कोयल है, उसके पास आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो या दोनों का में बीच में मान लीजिए रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ऐसे में इस कोयल में करंट इंड्यूस हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। तो ए सही है, बी गलत है। अब जब बी गलत है तो हम इसको भी नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, बचा हमारे पास ए सी ई और ए सी ई। अब देखो दोनों में ए सी ई है तो हमारा कोई भी ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो सकता है, बट मैं बाकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। इन अ क्लोज कोयल द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू द, देखो ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है माइनस डी फाई क्वांटिटी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी भी सही है। एडी करंट अपोजेस द मैग्नेटिक ब्रेकिंग इफेक्ट इन ट्रेन। तो ये भी सही है कि जो हम एडी करंट है उसका हम यूज करते हैं ब्रेक सिस्टम में, जो ट्रेन में ब्रेक लग रहे होते हैं। तो डी स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पर। और ई स्टेटमेंट भी सही है कि वो लेंस लो हमें पोलरिटी बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा, उसका साइन क्या होगा। तो इसमें ए सही है, बी गलत है, सी डी ई बाकी सब सही है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्वांटाइज होता है, क्यू इक्वल टू एम नियम में पढ़ा है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी भी होती है, एडिटिव नेचर भी होता है, बट इट इज डज नॉट अफेक्ट बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नोट पूछा है ना, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी। 29th क्वेश्चन, अ टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि एफ नॉट हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब देखो टेलीस्कोप में होता क्या है, टेलीस्कोप में एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा होता है, आई पीस थोड़ा छोटा होगा। तो एफ नॉट ये, इसकी एफ ई हमें गिवन है, तो एफ ई गिवन है, तो ये है 3 सेंटीमीटर। इट इज फोकस्ड ऑन अ स्केल डिस्टेंस 2 मीटर। फॉर सीइंग विद रिलैक्स्ड आई द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस हमें बताना है कि इसके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा। और ये 2 मीटर है, ये हमें एक तरह से डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कह सकते हैं। और ये 2 मीटर है, माइनस कर लेंगे या आप इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। 2 इंटू में 100 करेंगे तो ये 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो सेपरेशन होगा, मतलब इसमें पूछा है कि रिलैक्स आई के लिए सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा। तो सेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, वो रहेगा v प्लस में एफ ऑफ ए, मतलब कि इमेज कहाँ बन रही है फर्स्ट लेंस के द्वारा, और उसकी जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो पहले हमें v यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और एफ तो हम जानते हैं वो 3 सेंटीमीटर है। तो देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। और क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब 1/, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की है 30, ये एफ नॉट लिख देते हैं, 1/v निकालेंगे, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 200, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम v के लिए सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/30, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और उधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो 1/200। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो देखो ये हो जाएगा 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 माइनस 30 अपॉन में 200 इंटू में 30, और फिर कर देंगे इसका रेसिप्रोकल। तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6, तो 6000 डिवाइड में 200 माइनस 30 तो 170। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इमेज की वैल्यू आएगी 35.29 इमेज डिस्टेंस। तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए, v कितना होगा 35.29 प्लस आई पीस का जो डिस्टेंस है f वो है 3। सो जो आप दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38.3 अप्रोक्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप यहाँ पे फॉर्मूले देख सकते हैं टेलीस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला होता है m1 प्लस डी अपॉन में f। टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला होता है f0 अपॉन में fe 1 प्लस fe अपॉन में d।
अब नेक्स्ट 30th, इसमें UE और UM ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, तो इनमें क्या सही होगा? तो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होता है कि दोनों इक्वल होते हैं तो रेशो आता है 1। ये आएगा कैसे मैं समझाता हूँ। देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू इंटू में B का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू क्यों इक्वल आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक रिलेशन होता है C इक्वल टू 1/में म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा एक रिलेशन होता है E इक्वल टू BC, ठीक है। मैं यहाँ पर स्क्वायर अगर कर दूँ तो C का स्क्वायर बराबर आएगा 1/में म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को रिप्लेस करेंगे 1/2। म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो म्यू को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/में एप्सिलॉन नॉट इंटू में C का स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू में C का स्क्वायर। फिर यहाँ से B की वैल्यू कितनी हो सकती है, B इक्वल टू हो सकता है E/C। तो इसका स्क्वायर करोगे तो E का स्क्वायर आ जाएगा, अपन में आएगा तो B की जगह पर आएगा E²/C²। देखो ये मैंने म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से रखी 1/में एप्सिलॉन नॉट C², तो डिनोमिनेटर में आएगी। अब यहाँ से C² से C² कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट आएगा ऊपर, तो UM इक्वल टू कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। अब आप देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज इक्वल टू UE। तो UM/UE इक्वल टू कितना आएगा 1, तो UE/UM भी 1 ही होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड द रेशियो विल बी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है।